यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी तक हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, उसके साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज में किस तरह से कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमेन है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, प्रॉमिसरी नोट कैसे बनाया जाता है, उसके क्या फॉर्मेट होते हैं, ये सारा डिस्कशन अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से ड्यू डेट का कैलकुलेशन किया जाता है, कि आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर किसी भी सम के सॉल्विंग में अगर आपको ड्यू डेट का कैलकुलेशन अगर पूछा जाएगा देन हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। करेक्ट है, यहाँ तक का सारा डिस्कशन अभी तक के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। करेक्ट है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस लेक्चर से इस टॉपिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। करेक्ट है। तो अब मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्व है, नॉर्मली ये पूरा जो सब्जेक्ट, ये पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा जर्नल एंट्री से ही बच्चों भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को लेजर पे फोकस कम करना है, लेकिन जर्नल एंट्री पे आपका फोकस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट है। तो जर्नल एंट्री में हर एक एंट्री के रीजंस है और वो रीजंस यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली पूरा क्लियर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन बच्चों बनाए रखिए, जिससे कि हर एक जर्नल एंट्री आपको प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए। करेक्ट है। यस। तो बच्चों यहाँ पर जर्नल एंट्री की शुरुआत करने के पहले एक इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको समझाना चाहूँगा, और वो क्या है बच्चों। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना है द मीनिंग ऑफ बिल रिसीवेबल एंड द मीनिंग ऑफ बिल्स पेबल। ओके, तो पहले इसको आप समझिए कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि आपको पता है बच्चों कि ये एक समझो प्रॉमिसरी नोट है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट, नथिंग बट योर बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट है। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों एक सर्टेन अमाउंट लिखी गई है, लेट्स से 15,000 की अमाउंट यहाँ पर लिखी गई है, और इस बिल का बच्चों एक मैच्योरिटी डेट है, अराउंड से 2 मंथ का यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड है। करेक्ट है। अब बच्चों ये बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा प्रॉमिसरी नोट एक ही है, देयर इज ओनली वन प्रॉमिसरी नोट इन ईच ट्रांजैक्शंस। ओके एवरीवन। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो इस बिल के पैसे रिसीव करने वाला है, और एक पर्सन ऐसा है जो इसी बिल के पैसे पेड करने वाला है। तो जरा बात को समझिएगा कि जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो सबसे मेन पार्टी होती है उसमें एक होता है बच्चों ड्रॉवर और दूसरा होता है बच्चों ड्रॉवी। करेक्ट है। अब ये ड्रॉवर कौन होता है और ड्रॉवी कौन होता है ये आपको मैंने पहले ही क्लियरली समझा दिया है। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल he is known as a drawer and the person who accept the bill is known as a drawee। करेक्ट है। अब ड्रॉवर जो होता है वो इस बिल को ड्रॉ करता है, जहां पर ड्रॉवर एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट को बनाता है जिसमें ड्रॉवी का प्रॉमिस लिखा हुआ है कि ड्रॉवी इतना इतना अमाउंट इतने पीरियड के बाद मुझे पे करेगा। मतलब इस बिल को देखने का जो नजरिया ड्रॉवर का है वो नजरिया है बच्चों कि मुझे इस बिल में लिखी हुई जो अमाउंट है वो रिसीव होने वाली है। तो ड्रॉवर जो है वो इस बिल की अमाउंट को रिसीव करने के नज़र से देखता है। उसी तरीके से जो ड्रॉवी होता है बच्चों वो इस बिल की अमाउंट को पे करने के नज़र से देखता है। तो यहाँ पे ड्रॉवर के लिए यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बच्चों रिसीवेबल है, और ड्रॉवी के लिए यही बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों क्या है, पेबल है। बिकॉज ड्रॉवर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। ये वो पर्सन है जो इस बिल की अमाउंट को रिसीव करने वाला है, और ये वो पर्सन है जो इस बिल की अमाउंट को पे करने वाला है। तो जिसके लिए, कम ऑन एवरीवन, जिसके लिए ये बिल की अमाउंट रिसीव होने वाली है उसके लिए ये बिल क्या बनेगा बच्चों, बिल रिसीवेबल बनेगा। क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। तो यहां पर जो बिल रिसीवेबल वाला वर्ड है ये ड्रॉवर के लिए यूज किया जाएगा, और उसी जगह पर अगर हम बहे तो ड्रॉवी जो ऐसा पर्सन है जो इस बिल की अमाउंट को पे करने वाला है, जो इस बिल को पे करने के नजर से देख रहा है, इसलिए ड्रॉवी के लिए यही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा बच्चों, बिल्स पेबल बनेगा। करेक्ट है।
तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल नाम का और बिल्स पेबल नाम का क्या दो अलग अलग बिल नहीं है। वी हैव ओनली वन बिल, हमारे पास एक ही बिल है, लेकिन इस एक ही बिल को एक पर्सन रिसीव करने वाला है तो उसी बिल को दूसरा पर्सन पे करने वाला है। तो जो पर्सन इस बिल को रिसीव करने वाला है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है, और जो पर्सन इस बिल को पे करने वाला है उसके लिए ये बिल क्या है बच्चों, पेबल है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बिल रिसीवेबल जो है वो ड्रॉवर के बुक्स में रिकॉर्ड किए जाने वाला आइटम है, और बिल्स पेबल ये वर्ड ड्रॉवी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब भी कहीं भी अगर मैं बिल रिसीवेबल लिख रहा हूँ, मतलब मैं ड्रॉवर के नज़र से सोच रहा हूँ, क्योंकि इस पर्सन के लिए ये बिल की अमाउंट रिसीवेबल है। और जब कहीं भी मैं अगर बिल्स पेबल कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ड्रॉवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉवी के लिए इस बिल की अमाउंट क्या बच्चों, पेबल है। मतलब ड्रॉवी इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल एंड ड्रॉवर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑफ अ बिल। एग्रीड नाउ? तो प्लीज हैव अ प्रॉपर मीनिंग बिटवीन द बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ड्रॉवर कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल नहीं लिखेगा, ड्रॉवी कभी भी अपने अकाउंट में बिल रिसीवेबल नहीं लिखेगा। बिल रिसीवेबल ड्रॉवर के बुक के लिए है और बिल्स पेबल ड्रॉवी के बुक के लिए है, क्योंकि इसके लिए ये बिल का पैसा रिसीवेबल है और इसके लिए इस बिल का पैसा पेबल है। एग्रीड नाउ? ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं बिल रिसीवेबल कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर बिल का पैसा ड्रॉवर को मिलने वाला है, इसलिए बिल रिसीवेबल को ड्रॉवर जो है वो असेट की नज़र से देखेगा। कम ऑन, किसकी नज़र से देखेगा? असेट की नज़र से, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर किसी पर्सन को मिलने वाली है तो जब तक वो अमाउंट उस पर्सन को नहीं मिल जाती तब तक वो पैसे उस पर्सन के लिए रिसीवेबल है, असेट है। करेक्ट है? तो कोई अमाउंट अगर आपको मिलने वाली है तो वो अमाउंट आपको जब तक नहीं मिलती तब तक वो आपके लिए क्या है बच्चों, असेट है। क्लियर है यहाँ तक? और कोई अमाउंट अगर आपको पेबल है, पे करना बाकी है, तो जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो बिल्स पेबल बच्चों आपके लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। तो यहाँ से एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बिल रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए असेट है और बिल्स पेबल ड्रॉवी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इसके लिए असेट है क्योंकि ये पर्सन को इस बिल का बेनिफिट मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, तो इसके लिए ये असेट है। और इस पर्सन को इस बिल का अमाउंट पे करना है तो ये बिल इस पर्सन के लिए क्या है बच्चों, लाइबिलिटी है। एग्रीड नाउ? तो बिल रिसीवेबल को हम लोग असेट कह सकते हैं और बिल्स पेबल को हम लोग लाइबिलिटी कह सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट क्लियरली। एग्रीड एवरीवन? यस। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल को जब भी हम डेबिट क्रेडिट देंगे तो अकॉर्डिंग टू असेट के रूल्स के बेसिस पे देंगे, और बिल्स पेबल को हम जब भी डेबिट क्रेडिट देंगे तो लाइबिलिटी के रूल्स के हिसाब से देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एंट्री पास करूंगा तब। फिलहाल आपको इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश क्लियर हो रहा है? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है, समझ में आपको आ रहा है? यस, ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, चलिए पूरी तरह से बच्चों इन्वॉल्व हो जाइए मेरे साथ कि इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं और कौन कौन से कंडीशन पे क्या क्या जर्नल एंट्रियां हमें पास करनी होती है। ठीक है एवरीवन? चलिए तो मैं आपको ड्रॉवर और ड्रॉवी, कम ऑन, ड्रॉवर और ड्रॉवी, इन दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे पास की जाती है, कौन से ट्रांजैक्शन को दोनों पर्सन के द्वारा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। सो प्लीज कनेक्ट विथ मी फॉर द होल वीडियो। पूरे वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको पूरी एंट्री जो है जर्नल एंट्री की वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम लोग बच्चों ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस विल बी अवर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ओके एवरीवन, और यहां पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो हर एक ट्रांजैक्शन का ड्रॉवर के बुक में क्या इफेक्ट आएगा, ड्रॉवी के बुक में क्या इफेक्ट आएगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ड्रॉवर का बुक है और ये ड्रॉवी का बुक है। ठीक है,
सो हमें बिल्कुल घाई नहीं करनी है, थोड़ा समय लगेगा मुझे समझाने के लिए, बट गारंटी है कि आपको सभी एंट्रियाँ क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ट्रांजैक्शन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बिल का डिफरेंट कंडीशन होने वाला है, वो सब बातें आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपने पूरा जनरल का पूरा वीडियोज़ मेरा अगर देख लिया है तो आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली बार ड्रॉवर आपको पता है कौन है? द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जिसको हम सेलर भी कह सकते हैं, जिसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं। ड्रॉवी द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिसको हम बायर भी कह सकते हैं, जिसको हम डेटर भी कह सकते हैं। करेक्ट है? यस, तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत होती है जब गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया जाता है। कैश सेल करोगे उसका बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई रिलेशन नहीं है, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को यहां पर जगह दी गई है, क्योंकि जब तक क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं बनेगा। जब तक डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं बनेगा तब तक न तो ड्रॉवर आएगा न तो ड्रॉवी आएगा। करेक्ट है? तो यहां पर सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो जब भी गुड्स को सोल्ड किया जाता है क्रेडिट पे। और एक बात आपको बता दूं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ड्रॉवर के बुक से ही आते हैं, तो आपको ज़्यादातर पूरा फोकस जो है वो ड्रॉवर के बुक में करना है। करेक्ट है? क्योंकि ड्रॉवर से रिलेटेड ही ज़्यादातर एंट्रियाँ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। करेक्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैं बन जाता हूँ ड्रॉवर और आप बन जाइए ड्रॉवी। ठीक है, मैं ड्रॉवर, बात को समझिएगा, हम दोनों अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ड्रॉवर हूं और आप ड्रॉवी हो। करेक्ट है? मैं ड्रॉवर मतलब मैं आपको उधार पे गुड्स बेचूंगा और आप उधार पे गुड्स परचेस करोगे। ठीक है ना? तो मैं उधार पे गुड्स बेचूंगा, आप उधार पे गुड्स परचेस कर लेना। करेक्ट है? मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, आप बिल को एक्सेप्ट कर लेना। करेक्ट है ना? ऐसा कुछ हमको यहाँ पर रोल पे करना है। चलिए, सबसे पहला When goods sold on credit, मैंने आपको गुड्स उधार पर बेचा। मैंने आपको गुड्स उधार पे बेचा, तो मेरे बुक में मैं क्या एंट्री पास करूंगा और आपके बुक में आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से। तो जब हम किसी को भी गुड्स जब भी उधार पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं मतलब यहाँ पे कोई कैश आएगा नहीं, कोई कैश जाएगा नहीं। तो चलिए, तो मैं ड्रॉवर हूं, मैंने ड्रॉवी को गुड्स उधार पे बेचा। बात को समझना, मैं कैसे सोचूंगा, देखो मैंने गुड्स किसको बेचा? ड्रॉवी को। तो ड्रॉवी मेरे गुड्स को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो ड्रॉवी इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? मैं कहूंगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। करेक्ट है? और मैंने सेल किया तो मैं कहूंगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या बोला? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी को मैंने डेबिट क्यों दिया? क्योंकि मैं देखो गुड्स बेच रहा हूं, लो मेरे से गुड्स लो आप, तो आप इस गुड्स को क्या करोगे? रिसीव करोगे। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है ड्रॉवी, डेबिट द क्या हुआ? रिसीवर। और मैंने सेल किया, सेल मेरी इनकम है और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो ड्रॉवी को डेबिट, क्योंकि ड्रॉवी को मैंने गुड्स उधार पे बेचा तो वो मेरा डेटर है, डेटर को हमेशा डेबिट दिया जाता है। और मैंने सेल किया, सेल इज माई इनकम, इफ इट इज माई इनकम इट विल बी क्रेडिटेड। वो क्या होगी बच्चों? क्रेडिट होगी। ये मेरी नज़र से हुआ। अब आपको जो गुड्स मैंने बेचा, तो आपने गुड्स को क्या किया? परचेस किया। आपने परचेस किया, आपने परचेस किया, परचेज आपका खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट में आता है। तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस खर्चा है। खर्चा कहाँ पर आता है बच्चों? डेबिट साइड में आता है। और आपने परचेस किसके पास से किया? ड्रॉवर के पास से परचेस किया। तो आपकी नज़रों में मैं कौन बना? गिवर। और मेरी नजरों में आप कौन बने? रिसीवर। ठीक है, तो आप रिसीवर हो तो डेबिट द रिसीवर। मैं आपको गिव कर रहा हूं, गिवर हूं, तो क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट द रिसीवर। जो आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है, आप मुझसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ठीक है ना? और आपकी नजरों में मैं गिवर हूं तो क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर आएगा बच्चों टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है यहां तक? तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई।
गुड्स को उधार पे बेचने की और गुड्स को उधार पे परचेस करने की। करेक्ट है, गुड्स उधार पे बेचा, दिस विल बी एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आपने परचेस किया, आपके बुक में ये एंट्री पास हो जाएगा। करेक्ट है, मेरे लिए आप डेटर हो और आपके लिए मैं क्रेडिटर हूं। डेटर हमेशा डेबिट में जाता है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आता है। सेल्स मेरी इनकम है और परचेस आपका खर्चा है। इनकम को क्रेडिट दिया जाता है और खर्चे को डेबिट दिया जाता है। एग्रीड नाउ? तो आपकी नजर में खर्चा हुआ है, मेरी नजर में इनकम हुई है। करेक्ट है, आपकी नजर में मैं गिवर हूं, क्रेडिट द गिवर, मेरी नजरों में आप रिसीवर हो, डेबिट द रिसीवर। करेक्ट है, तो ये एंट्री हुआ गुड्स को बेचने का और ये एंट्री हुआ गुड्स को परचेस करने का। तो ड्रॉवर के बुक में ये एंट्री पास होगी, ड्रॉवी के बुक में ये एंट्री पास की जाएगी। एग्रीड नाउ? यस। तो ये हुआ बच्चों आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ। गुड्स को बेचने से ही शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए यहां पर आपका ये कंप्लीट होता है गुड्स को बेचने का। ठीक है, चलिए गुड्स तो मैंने आपको उधार पे बेच दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मुझे इस गुड्स का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आप पे एक बिल ड्रॉ करूंगा। मैं ड्रॉवर हूं ना, मैं आपके ऊपर क्या ड्रॉ करूंगा, बिल ड्रॉ करूंगा और उस बिल पे लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्या करने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे। तो ही मैं ऐसा समझूंगा कि मतलब आपको मैंने गुड्स बेचा है और उसके पैसे मुझे मिलेंगे। तो अब हमारे और आपके बीच में क्या होगा, एक प्रॉमिसरी नोट तैयार होगा। मैं तैयार करूंगा, मतलब मैं उस बिल को ड्रॉ करूंगा और आपका काम होगा उस बिल को एक्सेप्ट करना। ठीक है, चलिए गुड्स को सोल्ड कर दिया गया। दूसरा आएगा एंट्री, व्हेन बिल इज ड्रॉन। चलिए गुड्स को बेचने के बाद क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बिल के बारे में कि ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल, और वही बिल ड्रॉवी के लिए क्या होता है, पेबल। बात को जरा समझिएगा, मैं आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, बिल को ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मैं एक असेट क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। अगर मैं बिल को ड्रॉ कर रहा हूं मतलब मैंने एक असेट क्रिएट किया, जिस असेट का पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जब मैं कोई बिल ड्रॉ करूंगा, मैं कोई असेट क्रिएट करूंगा, तो असेट क्रिएट करना से हमारा डेबिट साइड बच्चों भरेगा, क्योंकि कोई भी असेट जब हमारे पास आता है तो डेबिट साइड से आता है, तो हम कहेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या बच्चों, डेबिट। ठीक है, तो बिल को ड्रॉ करना मतलब असेट को क्रिएट करना, और असेट को क्रिएट करना मतलब एंट्री कहां पर जाएगा, डेबिट में, क्योंकि असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो बिल रिसीवेबल बच्चों मेरे लिए असेट है, तो असेट का बैलेंस हमेशा कहां पर होता है, डेबिट साइड में होता है। ठीक है, अब ये बिल मैंने किस पे ड्रॉ किया, आप पे ड्रॉ किया, तो आप कौन हो बच्चों, ड्रॉवी। तो टू क्या आएगा, ड्रॉवी। ठीक है यहां तक। तो ये हुआ बिल को ड्रॉ करने का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल को डेबिट क्यों, क्योंकि बिल रिसीवेबल मेरे लिए असेट है, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। क्लियर है यहां तक। और ये बिल मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया, तो आपको मैंने यहां पर क्या दिया, क्रेडिट दिया। ठीक है, अब यही एंट्री आप कैसे पास करोगे, मैंने बिल को ड्रॉ किया, आप उस बिल को एक्सेप्ट करोगे। मैंने ड्रॉ किया तो मेरा असेट क्रिएट हुआ, जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। जैसे असेट क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, वैसे लाइबिलिटी क्या शो करती है, क्रेडिट बैलेंस। तो जैसे ये बिल मेरे लिए रिसीवेबल है, वैसे यही बिल आपके लिए क्या बनेगा, पेबल। तो आप कहोगे भाई बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल आपने क्रेडिट में डाला, तो डेबिट में कौन आएगा बच्चों, ड्रॉवर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। मैं बिल को ड्रॉ किया, मैंने असेट क्रिएट किया, आपने बिल को एक्सेप्ट किया, आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो मेरे लिए बिल मेरा असेट है और वही बिल आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। असेट होने की वजह से मैंने डेबिट में शो किया और लाइबिलिटी होने की वजह से आपने क्रेडिट में शो किया। बात को समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। तो मेरे लिए बिल असेट है, आपके लिए बिल लाइबिलिटी है। असेट शोज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब बच्चों जब मैंने बिल ड्रॉ किया तो बिल को ड्रॉ करके मैंने क्या किया, आपको सेंड किया। कम ऑन, आपको मैंने बिल क्या किया, सेंड किया। करेक्ट है, तो आपका काम क्या है, बिल को एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब आप बिल एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न करोगे, तो आपने बिल मुझे रिटर्न किया। कम ऑन, आपने बिल मुझे रिटर्न किया मतलब आप मुझे बिल दे रहे हो ना,
तो मेरी नजरों में आप क्या बने, बिल के गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। देखो मैंने आपको क्या दिया, क्रेडिट द गिवर दिया, क्योंकि आप मुझे बिल दे रहे हो, करेक्ट है, एक्सेप्ट किया और आपने बिल मुझे रिटर्न किया, तो मेरी नजरों में आप क्या बने, गिवर, करेक्ट है। और आपको मैंने बिल दिया था, करेक्ट है, आपसे मैं बिल ले रहा हूं, तो आपकी नजरों में मैं क्या बना, रिसीवर। मेरी नजरों में आप बने गिवर, क्योंकि आप बिल मुझे दे रहे हो, और मेरी नजरों में आप क्या बनोगे, रिसीवर, क्योंकि आप मुझसे बिल ले रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए, करेक्ट है। तो फिलहाल क्या कीजिएगा, बिल को ड्रॉ करने का और बिल को एक्सेप्ट करने का एंट्री आप लोग याद कर लीजिए, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू, करेक्ट है, यस, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा बात याद रखना है कि भाई मैंने बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों दिया, क्योंकि ड्रॉवर के लिए बिल असेट है, क्योंकि ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले हैं, और वही बिल ड्रॉवी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उनको बिल का पेमेंट करना है। तो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो मेरे लिए असेट है, करेक्ट है, यस। और क्रेडिट और डेबिट में हम एक दूसरे का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरे क्रेडिट में आपका नाम, आपके डेबिट में मेरा नाम रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि मेरे को आपके पास से बिल एक्सेप्ट करके मिल रहा है, क्रेडिट द गिवर, करेक्ट है, और आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिल को रिसीव कर रहा हूँ, तो डेबिट द रिसीवर। अदरवाइज आप इस एंट्री को प्रॉपर्ली बाहर कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, यस, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ बच्चों बिल को ड्रॉ करने का और बिल को एक्सेप्ट करने का एंट्री, ठीक है। चलिए, ये फिनिश हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बिल तो आपका ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब बिल ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ, बिल ड्रॉ में मैंने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ करके इस बिल को मैंने आपको सेंड किया, आपने बिल्स को रीड करके उसके कंडीशंस को क्या किया, आपने एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किया, और बिल आपने मुझे रिटर्न कर दिया, आपने बिल मुझे रिटर्न किया, तो बिल मेरे पास आ रहा है। भाई बिल मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो आपका काम है बिल को पढ़ना और बिल को एक्सेप्ट करके सिग्नेचर मार के मुझे रिटर्न करो। तो आपके द्वारा एक्सेप्ट किया गया बिल मेरे पास रिटर्न आ रहा है, तो वो बिल मेरे पास रहेगा, एग्रीड और नॉट, क्योंकि वो बिल मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा असेट है, तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी। आपका काम है सिर्फ उसको एक्सेप्ट करके मुझे लौटाना, तो वो बिल मेरे पास आएगा, तभी तो मेरे पास क्या बनकर रहेगा, असेट। और आपने एक्सेप्ट किया तो आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। आप मुझे बिल लौटा रहे हो तो आप मेरे क्या बनोगे, गिवर, और मैं आपसे बिल ले रहा हूं तो आपके लिए मैं क्या बनूंगा, रिसीवर, करेक्ट है। इस बात को समझ जाइए, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं, बताइए बिल किसके पास है। यस, आपको पूछ रहा हूं बिल किसके पास है। आपने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न क्यों किया मुझे, तो बिल किसके पास आया, मेरे पास आया, तो बिल किसके पास है, मेरे ही पास है, एग्रीड नाउ। अब मेरा काम क्या होना चाहिए कि उस बिल को अपने पास सुरक्षित रखना, और उस बिल पे लिखा है 2 महीने का डेट, मतलब 2 महीने बाद ही आप मुझे उस बिल का पैसा दोगे, तो 2 महीने उस बिल को मैं अपने पास रखूंगा, और 2 महीने के बाद जब ड्यू डेट आएगा तो वो बिल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा और आपसे पैसे लूंगा, करेक्ट है, यही होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स। तो यहां पर आपने बिल को एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न कर दिया, बिल मेरे पास आ गया है। अगर समझो वो जो बिल मेरे पास आया है वो बिल मैं अपने ही पास रखता हूं पूरे मैच्योरिटी डेट आने तक, वो बिल मैंने किसी को भी नहीं दिया, वो बिल मैंने अपने ही पास रखा है, मैच्योरिटी आने तक वो बिल मैंने किसी को नहीं दिया, वो बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि व्हेन बिल इज रिटेन्ड, बिल इज रिटेन्ड विथ ड्रॉवर, तो ड्रॉवर ने उस बिल को अपने ही पास रखा, उस बिल को कहीं जाने नहीं दिया, मतलब जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक वो बिल मैं अपने ही पास रखूंगा, करेक्ट है। चलिए, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मेरे ही पास मैंने अगर रखा है तो उसके लिए शायद मुझे कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो रिटेन बिल को अपने ही पास रखना, मेरा बिल मैं अपने पास ही रख रहा हूं तो उसकी कोई एंट्री पास होने वाली नहीं है, ओके। आपको भी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिल मैं मेरे पास ही रख रहा हूं, उससे आपका कोई संबंध नहीं है। आपका काम सिर्फ क्या है, जिस दिन मैच्योरिटी आएगी, जो व्यक्ति आपके पास बिल लेकर आएगा, जिस व्यक्ति का नाम उस बिल पे रहेगा, आपका काम है उसको पेमेंट देना, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, आपको बिल को रिटेन्ड किया, मतलब बिल मैंने मेरे ही पास रखा और किसी को नहीं दिया, एग्रीड नाउ। एक ही चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो बिल मैंने मेरे पास रखा, एक चीज हो गई, या फिर ये भी तो हो सकता है कि जो बिल आपने एक्सेप्ट करके मुझे लौटाया, वो बिल मैं अपने पास 2 महीना नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अभी के अभी अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, मुझे अभी के अभी पैसे की जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपके भरोसे बैठूं
तो आप मुझे पैसे कब दोगे बिल के? 2 महीने के बाद, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। तो अगर समझो किसी व्यापारी को बिल का पैसा तुरंत चाहिए तो उसके पास एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? कि मैं अपने पास जो बिल नाम की प्रॉपर्टी है जो आपने एक्सेप्ट किया है और वो मेरे पास है, करेक्ट है, ये जो बिल नाम की प्रॉपर्टी, बिल नाम का असेट जो मेरे पास है, अगर मुझे अभी के अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं इस असेट को, मैं इस बिल रिसीवेबल को जाकर को बैंक को बेच दूंगा। किसको बेचूंगा बच्चों? बैंक को। मेरा जो बैंक है उस बैंक में जाकर के इस बिल को मैं जाकर सेल कर दूंगा, मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा, मैं बिल बेच दूंगा, करेक्ट है। और बिल को बेचने के बाद वो बिल का पैसा मुझे बैंक देगा। बात को समझिएगा, मैं अपने पास का जो बिल है वो जाकर के बैंक को बेच रहा हूँ, भाई मुझे अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, आप मुझे पैसे दो। तो मेरा बिल किसने ले लिया? बैंक ने। अब बैंक उस बिल को अपने पास रखेगा और 2 महीने के बाद बैंक आपके पास आएगा और पैसे रिकवर करेगा। आपका काम क्या है? जो बिल लेकर आएगा या जिस व्यक्ति को मैंने आपको कहा है उस व्यक्ति को पैसे देना। तो बिल आपको बैंक लेकर जा रहा है तो आपका काम है बैंक को पैसे देना, करेक्ट है। अब मेरे को अर्जेंट नीड ऑफ कैश है और मैंने जाकर क्या किया? अपने पास का बिल बैंक को बेचा। अब मेरे पास का जो बिल है वो बच्चों किसके पास जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है। समझो एग्जांपल, उस बिल की अमाउंट है 10,000। कितनी है? 10,000। तो मेरे पास जो 10,000 का बिल है वो बिल में लेकर जाता हूं और बैंक को दे देता हूं। ठीक है भाई, बैंक ये बिल लो और मुझे अर्जेंट नीड ऑफ कैश है। तो बैंक को बच्चों मैंने 10,000 का बिल बेचा, लेकिन बैंक ने मुझे सिर्फ 9,700 रुपए दिए। कम ऑन, मैंने बैंक को कितने का बिल दिया? 10,000 का दिया, लेकिन बैंक ने मुझे कितना अमाउंट दिया? 9,700 दिया। मतलब बैंक ने मुझे 300 रुपए कम दिए। मुझसे बिल लिया 10,000 का, दिया 9,700 बैंक ने, मतलब 300 रुपया बैंक ने मुझे कम दिया। ये जो 300 रुपया बैंक मुझे कम दे रही है, ये बैंक ने मुझसे चार्जेस लिया है बिल को डिस्काउंट करने का, बिल को सेल करने का। तो 300 रुपया मुझसे चार्जेस लिया गया, जिसको कहेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। और ये बिल किसके पास गया? बैंक के पास। मुझे क्या मिल गए? पैसे। अब ये बिल बैंक अपने पास रखेगी, 2 महीने के बाद वो बिल लेकर जाएगी ड्रॉवी के पास, मतलब आपके पास, और आपको बिल शो करके आपसे पैसे कलेक्ट करेगी, करेक्ट है। तो बैंक ने मुझे जो 9,700 दिए थे वो भी बैंक के रिकवर हो गए, और प्लस 300 रुपए जो बैंक ने मुझसे चार्जेस काटा था वो भी वहां से रिकवर हो गए, क्योंकि बैंक ने मुझे कितने दिए? 9,700, और आपसे कितने लिए? पूरे 10,000। तो 10,000 में से बैंक 9,700 भी एडजस्ट करेगी और 300 रुपये अपना चार्जेस भी एडजस्ट करेगी। इस तरह से बैंक ने भी 300 रुपये क्या कर लिया? अर्न कर लिया, कमा लिया, करेक्ट है। और मेरी भी जो अर्जेंट नीड ऑफ कैश थी वो फुलफिल हो गई। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। जहां पर ड्रॉवर जो है वो अपने अर्जेंट नीड ऑफ कैश की वजह से, पैसे की अचानक जरूरत होने की वजह से ड्रॉवर अपने पास का बिल जाकर बैंक को बेचता है, और बैंक उस बिल पे लिखी हुई पूरी अमाउंट तो मुझे नहीं देगा, उसमें थोड़ा चार्जेस कट करेगा और बचे हुए पैसे मुझे लौटाएगा। और वो बिल बैंक अपने पास रखती है। जब बिल का मैच्योरिटी आएगा, जब बिल का ड्यू डेट आएगा, तो वो बिल बैंक आपके पास लेके जाएगी और आपके पास से पूरे बिल के पैसे कलेक्ट करेगी। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल।